जय हिंद साथियों, महेंद्र सिंह चौहान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अक्षोर्स अकेडमी में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है आपका इतिहास से। इतिहास की सीरीज चल रही है और आज का जो विषय है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इतिहास से मौर्य वंश का संक्षिप्त यहाँ पर इतिहास हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के बारे में जो है यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य में जैसे कि कौन कौन से शासक हुए, कौन कौन सा क्षेत्र रहा इनका और किस तरह से उसके बारे में विस्तार रहा साथियों, तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जिन भी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका जो समय दे रखा है दोस्तों 323 से लेकर 184 ईसा पूर्व दे रखा है। कहीं कहीं आपको जो है 321 319 आपको दिया हुआ होगा और 183 तक आपको दे रखा होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ऑप्शन के हिसाब से आपको यहाँ पर टिक करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मौर्य साम्राज्य, देखिए मौर्य साम्राज्य के बारे में आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य भारत के इतिहास में सबसे पहला बड़ा साम्राज्य था दोस्तों। याद रखिएगा कि भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा जो साम्राज्य था दोस्तों वो कौन सा था, तो मौर्य साम्राज्य था। यह प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली और महान राजवंश था दोस्तों। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। मौर्य वंश ने भारत पर 321 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक यानी लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। इस वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी दोस्तों। ये आपको यहाँ से याद रखना है। एक एक चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दोस्तों, पूरा डिटेल में लेके आए हूँ, ध्यान रखिएगा। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की मदद चाणक्य ने की थी दोस्तों, याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य पूर्व में मगध में गंगा नदी के मैदान से शुरू हुआ था दोस्तों। मगध यानी कि बिहार वाला क्षेत्र है। और चाणक्य का जैसे दे रखा है दोस्तों, तो चाणक्य पहले सिकंदर के दरबार में रहते थे, फिर उन्होंने अपमान करके उनको वहाँ से निकाल दिया था। तो फिर इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से जो है उसका जो है दोस्तों उसके साम्राज्य को जो है यहाँ पर नष्ट कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, जो कि आज के बिहार और बंगाल में स्थित है, उस वक्त इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी दोस्तों। किसकी? मगध की राजधानी क्या थी दोस्तों? पाटलिपुत्र थी। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, मौर्य वंश की स्थापना के क्रम में हम लोग देखते हैं। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु और मंत्री चाणक्य की मदद से की थी दोस्तों, याद रखिएगा। आगे है, उस समय मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य था दोस्तों और उस पर नंद वंश का शासन था दोस्तों। मगध को हासिल करने के लिए सिकंदर पंजाब की ओर से चढ़ाई कर रहा था दोस्तों। पंजाब के जो पोरस है उससे युद्ध भी हुआ था, हाइड स्पीच का युद्ध दोस्तों। तो वो मैंने आपको पढ़ा दिया है सिकंदर वाले टॉपिक में, आप देख सकते हैं। जब चाणक्य, जिसको लोग कौटिल्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है दोस्तों, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, मगध के राजा घनानंद को बताने की कोशिश की थी, ठीक है ना, बताने की कोशिश की थी जिससे मगध को खत्म होने से बचाया जा सके। यानी कि उन्होंने माफ़ कीजिएगा, चाणक्य ने जो है सिकंदर को बताया था, ठीक है दोस्तों, घनानंद को बताया था, माफ़ कीजिएगा, घनानंद को बताया था दोस्तों कि सिकंदर जो है चढ़ाई कर रहा है यहाँ पे, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन उन्होंने जो है उनकी एक ना सुनी दोस्तों। ठीक है, लेकिन मगध के सम्राट घनानंद ने उनकी बात को ठुकरा दिया और चाणक्य का अपमान कर दिया। उसी समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि वो मगध को एक अच्छा राजा दिलाकर रहेंगे और घमंडी सम्राट घनानंद को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ले ली दोस्तों, याद रखिएगा। और नंदवंश का सबसे अंतिम जो शासक था वो भी घनानंद ही था, तो यहाँ से ये भी याद रखना है। उस समय भारत छोटे छोटे गणों में विभक्त था। चाणक्य को मगध के लिए एक नया राजा ढूंढना था और जो उस समय राज कर सके, जो उस पर राज कर सके। उस समय कुछ ही शासक जातियाँ थी, जिसमें से शाक्य और मौर्यों का प्रभाव सबसे ज़्यादा था दोस्तों, तो याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त जो था इसी जाति के गण का प्रमुख का पुत्र था, शाक्य का प्रमुख दोस्तों, शाक्य याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर वो सभी गुण थे जो एक कुशल राजा और योद्धा में होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। इन्हीं गुणों को देखते हुए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बना लिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एक सीरियल भी आता था चंद्रगुप्त। ठीक है, तो दोस्तों उसमें पूरी डिटेल दे रखी है। चंद्रगुप्त को चाणक्य की नीति, युद्ध और राज्यों के मामले में पूरी तरह से निपुण कर दिया। चंद्रगुप्त को पूरी तरह से तैयार करने के बाद चाणक्य ने एक विशाल सेना तैयार की। चंद्रगुप्त की मदद से चाणक्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश की स्थापना कर दी दोस्तों, ये याद रखना है आपको। उसके आगे देखिए, इस प्रकार चाणक्य ने नंदवंश के सम्राट घनानंद को सबक सिखाया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और खुद को प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। जो चाणक्य की जो है दिमाग से चलता था घनानंद, उसने उनकी कदर नहीं करी दोस्तों और उन्हें जो है अपमान करके उन्हें अपने राज्य से जो है बेदखल कर दिया, निकाल दिया।
और उन्होंने अपना जो है अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त को एक ज़रिया बनाया, जो कि चंद्रगुप्त इस बात से अनजान था दोस्तों। उसे पता भी नहीं था कि ये जो है घनानंद के दरबार से आए थे, तो सब बाद में पता चलता है। क्योंकि मगध पे जो था दोस्तों, वो चाहते थे कि मगध एक समृद्धशाली राज्य बने, ठीक है, लेकिन ये क्रूर शासक था घनानंद, जिसकी कूटनीति से जो थे वो बहुत परेशान थे दोस्तों। तो याद रखिएगा, देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं भारत के मध्य में मौर्य साम्राज्य, इधर ये पाटलिपुत्र आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों, जो कि बिहार मगध के जो थी राजधानी थी दोस्तों, तो ये याद रखना है। आगे देखिए यहाँ से अब आता है मौर्य शासकों के नाम दोस्तों। यहाँ से मौर्य शासकों का आपसे पूछा जाता है, तो क्रम आपको याद रखना है यहाँ से। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। ये प्राचीन भारत का पहला राजा था दोस्तों, याद रखिएगा, जिन्होंने पूरे भारत को एक राज्य के अधीन लाने में सफल हुए। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन 323 से लेकर 298 था दोस्तों, और मौर्य साम्राज्य का 323 से लेकर 184 था, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। इन्होंने लगभग 25 वर्षों तक शासन किया, और इस प्रकार उनके शासन का अंत 297 ईसा पूर्व में हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस के गुलामी से आज़ाद किया। सेल्यूकस निकेटर कौन था दोस्तों? तो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, याद रखिएगा। तो पश्चिम वाला क्षेत्र, जैसे कि ये वाला क्षेत्र है दोस्तों, तो ये वाले क्षेत्र में इसी का राजपाट था, कि यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर को छोड़ गया था, ठीक है। ये वाला क्षेत्र सिकंदर ने सेल्यूकस निकेटर को दे दिया था, और बाद में दोनों शासकों ने समझौता कर लिया। संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया दोस्तों। तो पहले यही होता था, संधि हो जाती, विवाह कर देते, हाँ निपटो भाई, कौन लड़ाई झगड़े करे। इसका उल्लेख एपियानस ने किया। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार आया दोस्तों, याद रखिएगा, जिसने साम्राज्य को संभाला। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सबसे सशक्त राजाओं में से एक था दोस्तों, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। तो बिंदुसार के बारे में देखते हैं, तो चंद्रगुप्त के बाद अगले मौर्य शासक उनके पुत्र बिंदुसार हुए। बिंदुसार ने लगभग 298 से लेकर 272 तक शासन किया। बिंदुसार को जो एक नाम दिया गया था दोस्तों, यूनानियों ने अमित्रघात का नाम दिया उन्हें, जिसका अर्थ होता है शत्रु का नाश करने वाला। अमित्रघात किसके नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? तो अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। बिंदुसार के समय में भी चाणक्य ने प्रधानमंत्री बनकर और चंद्रगुप्त की तरह बिंदुसार को भी मार्गदर्शन दिया दोस्तों, याद रखिएगा। और बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत में किया। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह प्रसिद्ध और पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं महान राजा अशोक के पिता थे दोस्तों, याद रखिएगा। तो पहले कौन आया? चंद्रगुप्त मौर्य आया, उसके बाद बिंदुसार आया, फिर अशोक महान आते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा, अशोक महान, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म को मानते थे, और वहीं पे जो अशोक सम्राट अशोक है दोस्तों, ये आपके बौद्ध धर्म को मानते थे। अशोक मौर्य साम्राज्य के एक महान राजा थे। इनका नाम भारत के महान राजाओं में लिया जाता है। इन्होंने लगभग 41 वर्षों तक शासन किया। और यदि बात करूं मैं चंद्रगुप्त मौर्य की, तो 25 वर्षों तक शासन किया था उन्होंने साथियों, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। परंपरा के अनुसार, यानी कि बौद्ध परंपरा के अनुसार, अशोक अपने 91 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था दोस्तों, याद रखिएगा, 91 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण कर उसे जीत लिया, लेकिन इसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए, जिससे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, याद रखिएगा। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार कर भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया क्षेत्र में, पश्चिम एशिया, मिस्र, यूनान में भी करवाया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र था दोस्तों, और शेरों की त्रिमूर्ति सारनाथ वाराणसी के बौद्ध स्तूप से ली गई है, याद रखिएगा कि अशोक चक्र और शेरों की त्रिमूर्ति सारनाथ वाराणसी के बौद्ध स्तूप से ली गई है दोस्तों, याद रखिएगा। अब अशोक के बाद उनके पुत्र आते हैं कुणाल, याद रखिएगा। कुणाल सम्राट अशोक और रानी पद्मावती के पुत्र थे। अशोक के बड़े बेटे कुणाल का उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन उनकी सौतेली माँ ने ईर्ष्या के कारण उनको अंधा करा दिया दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद कुणाल अपने पिता के शासनकाल में तक्षशिला के वायसराय थे दोस्तों। तक्षशिला आप जानते हैं, जो कि पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तक्षशिला पंजाब वाले क्षेत्र में पड़ता है, याद रखिएगा। इन्होंने लगभग 8 सालों तक शासन किया। अब कुणाल के बाद कौन आता है दोस्तों? दशरथ मौर्य आता है। तो ये सम्राट अशोक के पोते थे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या है दोस्तों? तो यहाँ से ज़्यादा आपके प्रश्न ही बनता है, बस आपको क्रम याद रखना है। देखिए उसके बाद देखते हैं, तो उसके बाद सम्रति आते हैं दोस्तों, तो इनका भी आपको कोई ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। शालिशुक, यहाँ से इनके बारे में भी ज़्यादा कुछ है नहीं। देववर्मन जो है दोस्तों, तो ये भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसके बाद शतधन्वा, तो ये भी, इससे भी ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं बनता आपके। प्रश्न बनता है दोस्तों वृद्धरथ से, कि प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो वृद्धरथ था। वृद्धरथ की हत्या जो है इन्हीं के मंत्री पुष्पमित्र शुंग ने कर दी थी, और पुष्पमित्र शुंग ने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की दोस्तों।
और कहीं कहीं जो है ऐसी जानकारी मिलती है कि यहाँ पे जो थे मौर्य साम्राज्य में 9 शासक थे, कहीं कहीं ऐसी जानकारी मिलती है दोस्तों कि 10 शासक थे। तो जैसा विकल्प हो वैसा आपका यहाँ पर उत्तर होना चाहिए। मौर्य वंश की सैन्य व्यवस्था की यदि बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो है मौर्य वंश की सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में बटी गई थी। याद रखिएगा, 6 समितियाँ याद रखना है। कौन कौन सी दोस्तों? तो एक तो पैदल टुकड़ी होती थी, एक अश्व सेना यानी घोड़े पे सवार, गज सेना यानी कि हाथी पे सवार, रथ सेना और नौ सेना की व्यवस्था की गई थी दोस्तों। तो 6 समितियाँ थी, आपको यहाँ से याद रखना है। एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि मेगस्थनीज के अनुसार, मेगस्थनीज कौन था दोस्तों? तो ये विदेशी यात्री थे, ठीक है, जो भारत आए थे और इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो मेगस्थनीज के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख तो पैदल सिपाही थे, 50,000 यहाँ पर हाथी जो अश्वरोही थे दोस्तों, जो घोड़े पर सवार सैनिक होते थे, 9,000 हाथी थे उनके पास में और 800 रथ थे दोस्तों। तो ये पूछा जाता है कि भाई किसका कथन है, किसने कहा है कि इतनी सेना में इतने होते थे दोस्तों? तो 9,50,000, 9,000 और 800 थे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद प्रांतीय प्रशासन की यदि बात करूँ दोस्तों, और आखिरी चीज़ आती है इसमें कि मौर्य वंश का पतन कैसे हुआ। तो मौर्य वंश का पतन का मुख्य कारण अशोक के बाद आए अयोग्य उत्तराधिकारी थे दोस्तों, जो ज़्यादा टिक नहीं सके और ज़्यादा अपने क्षेत्र का विस्तार नहीं कर पाए। और इस वंश के अंतिम शासक वृद्धरथ की हत्या पुष्पमित्र शुंग ने कर दी थी दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। हत्या पुष्पमित्र शुंग ने करके समाप्त कर दी। इस साम्राज्य के पतन के अन्य कारण भी थे दोस्तों, जैसे कि प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीय कारण भी हो सकता है, राष्ट्रीय चेतना। तो ये सारे तो एक जो है औपचारिकता है दोस्तों, तो यहाँ से ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। बस जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि यहाँ से जो है पूछा जाता है दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे होता है। तो पुष्यमित्र शुंग इनके जो मंत्री थे, सेना में थे, सेनापति थे, मंत्री थे दोस्तों, आपको बस इतना याद रखना है, मंत्री थे। तो इन्होंने जो है हत्या कर दी थी और यहाँ से शुंग वंश की स्थापना कर दी थी दोस्तों। तो शुंग वंश यहाँ से आपका आगे आता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाए। अब आप जो है मौर्य साम्राज्य का कोई सा भी प्रश्न यहाँ से उठा लेंगे दोस्तों, बिल्कुल भी आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।